नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने लाई हूं एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है। मैं देखती हूँ ग्रुप में भी पूछते हैं, अलग अलग पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरी आप वीडियोस देखेंगे जो पड़ी हुई है उस पर भी मैंने एक बार और बताया हुआ है कि आप कभी भी जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्टली तो आप ध्यान देंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी है कितनी, और आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज के लिए आपको उसके एग्जाम की डेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप लोग एग्जाम की डेट देखकर तैयारी कर रहे हैं तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी है कि हमें टीजीटी का एग्जाम देना है, इसलिए आप डेट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया हुआ भी था कि 15 नवंबर के बाद ही इसका एग्जाम होगा, चाहे वो नवंबर के लास्ट में हो जाए, दिसंबर में हो जाए। और अभी तो कोई ऐसी सूचना आयोग से नहीं आई है। जब भी आएगी आप लोगों के आर्ट ज्ञान कला चैनल पर ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए बिल्कुल वरी रहेंगे और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करें तो डेट देखकर मत पढ़िएगा। अपनी तैयारी को ऐसे रखें कि चाहे एग्जाम 4 दिन बाद में है, हम एकदम तैयार हैं, हमें एग्जाम देना है ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, इस चीज को आपको रखना है, ना कि बार बार एक ही क्वेश्चन करना है, मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट आ गई है क्या। ये सारी चीजें आपको नहीं ध्यान रखनी है। मैं मानती हूँ जो ये चीजें पूछ रहा है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करेगा कि सिर्फ उसको एग्जाम देने की जल्दी है, एग्जाम कब होगा। क्योंकि मैं मानती हूँ जिसकी तैयारी पूरी है वो भी एग्जाम की जल्दी नहीं कर रहा है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम कभी भी हो, आपको तो 2 महीने और तैयारी करनी है। अभी 2 महीने बिल्कुल शांत रहेंगे। अब इन 2 महीनों में वैसे तो डेट जो आएगी वो अक्टूबर के लास्ट तक ही आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये डाउट भी दूर हो जाएगा। अगर नहीं भी आती है तब भी एकदम साइलेंट वर्कर की तरह काम करेंगे, शांत रहकर आप लोगों को काम करना है। डेट से आपका कोई लिस्ट लेना देना भी नहीं है। अभी आपको यही सोचना है, ठीक है जब आएगी आ जाएगी। अभी हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, अभी हमारे पास बहुत कुछ है रिविजन करने के लिए, हमें ये रिवीजन करना है, हम रिवीजन करते हैं अपना। डेट जब आएगी तब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि चाहे कल ही डेट आ जाए, हम अब तैयार हैं, हमें एग्जाम देना है। क्लियर, इतना आप लोगों को करना है। एंड सेकंड, मैंने बताया हुआ है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसका? टेलीग्राम लिंक, चैनल का। टेलीग्राम पर मैंने क्विज स्टार्ट किया हुआ है, कुछ बच्चे भी इसमें क्विज कराते हैं जो मैं क्वेश्चन उन लोगों को देती हूँ। तो आप लोग उससे जुड़ जाएंगे तो उससे आपका बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर वाइज इतना पढ़ रहे हैं, वीडियो पे वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जब उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इसका आंसर क्या था एक्चुअली। कई बार होता है कि उसी क्वेश्चन को देखिए, पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। अब ये नहीं मुझे पता है कि आपको उनमें से कितने तरीके आते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप हमें फॉलो करना होता है, और वो होता है कि हमें क्विज करना है। क्विज में बहुत सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, उस पर इस तरह से आपको टिक करना होता है। गेम टाइप का होता है, बड़ा ही इंटरेस्टेड होता है, सभी करते हैं। मैं मानती हूँ कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट के क्विज से जुड़ा हुआ है, तो आर्ट ज्ञान कला चैनल के क्विज पर भी जुड़ेंगे। एंड एक चीज और, मेरे जो न्यू बैच का वेट कर रहे थे, मेरा नया बैच शुरू होने वाला है 15 अक्टूबर से। आने वाले, क्योंकि वैकेंसी आएंगी, यूपी टीजीटी की भी आगे आएंगी, केवीएस की भी आएंगी, और जो लोग एनबीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी मैं तैयार करी हूँ ये बैच। डीएसएसवी की जो वैकेंसीज है, वैसे तो मैं वेट करी थी कि डीएसएसवी की वैकेंसी आ जाए उसके बाद ही मैं बैच स्टार्ट करती हूँ, बट मैंने आप लोगों की डिमांड पर 15 से ही मैं स्टार्ट करी हूँ। तो ले सकते हैं एचटेट, और एचटेट हरियाणा में जो टीजीटी की वैकेंसीज आई हैं उनके लिए भी मेरा ये बैच रहेगा। तो ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो लिंक है एप्लीकेशन का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको इजीली मेरा डीपी लगी हुई जो आपको ब्लू कलर में मिल जाएगा कोर्स, उसको आप परचेस कर लेंगे। एंड आफ्टर दिस आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भेज दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इसके बाद पढ़ाने जा रही हूँ जो हमारा यूथ कॉम्पिटिशन्स का पेपर था, जो चल रहा है यूथ कंपटीशन, हम लोग उसको पढ़ाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फॉलो करने के लिए आप फॉलो करेंगे आर्ट नॉलेज क्लब चैनल को। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम यूथ कंपटीशन पर।
चलिए देखिए, हम आ गए हैं अपने यूथ कंपटीशन वाले पेपर पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मुझे दूसरी वीडियो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मैच करना। देखिए फिर से वही आया, ये है दादा। और दादावाद को हम जो मैच करेंगे वो किसके साथ करेंगे, ये है स्विट्जरलैंड। एक्सप्रेशनिज्म को हम मैच करेंगे किसके साथ करेंगे, जर्मनी के साथ। ये मतलब दिए हुए हैं इनके स्थान। मॉडर्निज्म को हम मैच करेंगे किसके साथ, पश्चिमी यूरोप तथा यूएसए के साथ। आर्ट नूवो ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मैच करना है पिकासो। देखिए पिकासो को हम किसके साथ मैच करेंगे, ये इनकी पेंटिंग्स दी गई है, इनकी पेंटिंग्स के साथ हमें मैच करना है। तो पिकासो की पेंटिंग्स थी ड्रीम मतलब स्वप्न। जॉन मीरो की पेंटिंग थी व्हाइट लेडी। पॉल क्ली की पेंटिंग थी आप लोगों की विचार मग्न लास्ट इन थॉट। विक्टर बॉर्सेली की पेंटिंग थी आप जेब्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालक्रमानुसार सही क्रम में चित्रों का चयन करना है, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहला आएगा, इसका पहला ही आंसर राइट है, बॉप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। बैप्टिज्म है ये एक्चुअली। द एडोरेशन ऑफ द मिजाई, द लास्ट सपर एंड मोनालिसा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है फिर से। तो इसका आंसर देखिए सी होगा, कैंडिस्की पहले आएंगे मूर्तिकार, मातिस, पोलक्ली एंड पिकासो। नेक्स्ट है, हेनरी मूर प्रभावित थे किससे, माया एज़टेक स्कल्पचर से, इटस्कैन स्कल्पचर से, अफ्रीकन स्कल्पचर से या भारतीय स्कल्पचर से, किससे प्रभावित थे। तो देखिए हेनरी मूर जो प्रभावित रहे हैं वो माया एज़टेक स्कल्पचर से प्रभावित थे। अब देखिए इसमें दिया भी गया है, हेनरी मूर इंग्लैंड के मूर्तिकार, चित्रकार तथा पेंटर थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय फोटो को चित्रित किया था और उसके द्वारा बनाई गई जो मूर्ति थी न्यूक्लियर एनर्जी 1967, किंग एंड क्वीन 1957, ये कृतियां इनकी थी। और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 1986 को मनहट्टम यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ये किसने लिखा है कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। सुजैन केलेंगर, बेनेडिक्टो क्रोचे, अरस्तु, आर.जी. कलिंगवुड। तो ये कौन है, सुजैन केलेंगर है। ठीक है, कौन है ये, सुजैन केलेंगर है। देखिए ये सुजैन कैटरीना लेंगर का जो जन्म है 20 दिसंबर 1895 को अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिका की प्रथम महिला फिलोसफर चुनी गई थी। और ये अमेरिका इन्होंने देखिए अपनी शिक्षा रेड क्लिफ कॉलेज से पूरी की थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। फिलोसफी इन NUK, फिलिंग एंड ए क्रॉम फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ ए आर्ट परसिपमेंट ऑफ फिलोसफी। और इनकी मृत्यु 17 जुलाई 1985 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गई थी। नेक्स्ट है, बारबरा हैबर्थ थे ब्रिटिश मूर्तिकार, अमेरिकी मूर्तिकार, स्वीडिश मूर्तिकार या फ्रांसीसी मूर्तिकार। कौन थे, तो ये ब्रिटिश मूर्तिकार थे एक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कृति फ्रांसीसी शास्त्रीयतावाद का प्रतिनिधित्व करती है। निकोलस पूसा, जोक डेविड, फ्रांस पीबूस या जिया आत्वावातो। किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ये करती है आपकी निकोलस पूसा। देखिए निकोलस पुसिन जो थे इस युग में शास्त्रीयतावाद के सबसे बड़े समर्थक और अपोषित करने वाले एक फ्रेंच चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो शास्त्रीय मूर्तियां और उत्साह से इन्होंने अध्ययन किया था। इनका प्रारंभिक जीवन नारमंडी में व्यतीत हुआ था। यहाँ उनकी गिरजाघर में चित्रित करने वाले चित्रकार से कला शिक्षा ली। नेक्स्ट है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है। त्रस्तान जारा, जया आप, मार्शल धुंसा या आंद्रे ब्रिटेन। कौन है, तो ये हैं आप लोगों के मार्शल धुंसा, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता। मतलब दादावाद, देखिए एंटी आर्ट कहा गया है, सांस्कृतिक आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ज्यूरिक मतलब स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था। और इसमें देखिए क्या था, इस आंदोलन में मुख्यतः दृश्य कला, साहित्य, कविता, कला, प्रकाशन कला, सिद्धांत, रंगमंच और ग्राफिक डिजाइन को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया था। दादावाद का प्रमुख कलाकार था मार्शल धुंसा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है अभिकथन दिया है, गोगा प्राकृतिक जीवन की पेंटिंग करने के लिए पेरिस छोड़कर ताहिती चले गए थे। उन्होंने ये महसूस किया कि पेरिस का जीवन अधिक भ्रष्ट हो गया है और प्राकृतिक वास्तविकताओं से अत्यधिक कट हो गया है। तो इसमें सही क्या है, देखिए ये जो है ये दोनों ही सही है, क्योंकि गोगा जो है वो प्राकृतिक जीवन की पेंटिंग करने के लिए पेरिस छोड़कर ताहिती में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने ये पेंटिंग्स भी बनाई थी। इन्होंने महसूस किया कि पेरिस का जो जीवन है वो ज़्यादा भ्रष्ट हो गया है और प्राकृतिक वास्तविकताओं से उनको अत्यधिक कटा गया है।
तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं इनके बारे में। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना मतलब मैच करना है, ये दिया हुआ है, बाद दिए गए हैं इधर शैलियाँ। अब इधर देखिएगा उत्तर प्रभाववाद, तो उत्तर प्रभाववाद के जो आर्टिस्ट हैं वो उनको मैच करना है पाल गोगा से। भाववाद के जो हैं वो कौन है, मातिस हैं। गोथिक शैली के जो कलाकार हैं वो कौन हैं आप लोगों के, एनासिएशन एंड विजिटेशन। नेक्स्ट है काइनेटिक पेंटिंग जुड़ी है जैक्सन पोलाक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है रेम्ब्रा को हम मैच करेंगे द थ्री क्रोस के साथ। गोया को हम मैच करेंगे आपके ला डेस्ट्रेस दे ला गुएरा के साथ। पाब्लो पिकासो को हम मैच करेंगे बुल के साथ। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर को हम मैच करेंगे मेलेकोलिया के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनको मैच करना है फिर से जॉन रस्किन को हम मैच करेंगे मॉडर्न पेंटर्स के साथ। लियो टॉल्स्टॉय को हम मैच करेंगे वाइट इज आर्ट के साथ। आरजी कलिंगवुड को हम मैच करेंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के साथ। और हर्बर्ट रीड को हम मैच करेंगे आर्ट एंड इंडस्ट्री के साथ। नेक्स्ट है वाइस अभिकल्पना आंदोलन की शैली के संदर्भ में नहीं था अपितु उसका संबंध था। ठीक है, देखिए था रूप तथा क्रियान्वयन, चिंतन तथा अंतर्ज्ञानता, विषय वस्तु तथा विचार, विजन तथा सामाजिक सुधार। ये था देखिए आंसर होगा इसका रूप तथा क्रियान्वयन। ये 20वीं शताब्दी की आधुनिक जर्मन कला के अंतर्गत अभिव्यंजना के अतिरिक्त एक ऐसा प्रभाव था जो वस्तु निरपेक्षता की ओर अग्रसर था और उसका प्रमुख केंद्र बोहोस था। 1919 की बात है, वाइमर कला संस्था के प्रधान पद पर वोल्टेर ग्रोपियस नाम के वस्तु कलाकार की नियुक्ति हुई थी। उन्होंने ही संस्था को बाहोस नाम से देखिए बाहोस नाम दिया था, और जिसका मध्ययुगीन कलाकार संघ, जहाँ की मतलब वास्तुकार के रूप में, निर्देशन के में चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में काम करते थे। तो उसी की ओर ये संकेत दिया गया है जो आपका आया है रूप तथा क्रियान्वयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं अब आप लोगों के। तो नेक्स्ट है रंगीन लिथोग्राफी के आविष्कार के पश्चात के जन्म में किनका हाथ था। हेनरी द तुलूस लॉथरेक, जुल्स सेरे, एडवर्ड त्रोजानवोस्की, ट्राडियर्स ग्रोनोस्की। तो कौन थे ये, देखिए इसका आंसर होगा आप लोगों का बी, जुल्स सेरे का जो जन्म है 31 मई 1836 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1932 को हो गई थी। जुल्स सेरे फ्रांस के पेंटर तथा लिथोग्राफर थे। इन्होंने देखिए रंगीन लिथोग्राफी के पश्चात के जन्म देने में इनका बड़ा हाथ था। इनके द्वारा बनाया गया चित्र है डांस, फैंस, म्यूजिक तथा हैप्पीनेस। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण लगभग वर्ष 1803 में किया गया, किसके द्वारा। फ्रांसिस्का, जॉर्ज दे गोया, विलियम ब्लैक, चार्ल्स मेरिया या हॉलबेन हेस, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका जॉर्ज दे गोया के द्वारा, फ्रांसिस गोया के द्वारा। स्पेनिश कलाकार थे फ्रांसिस जॉर्ज दे गोया। जब इन्होंने अपना स्पेनिश दरबारी चित्रकार के रूप में प्रारंभ किया तब ये एक व्यक्ति चित्रकार और इंग्रेवर और एक प्रखर आलोचक तथा मानवीय भावनाओं के स्रोत थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है द स्क्रीम को हम मैच करेंगे किसके साथ, एडवर्ड मुंक के साथ। द फाइवर को हम मैच करेंगे किसके साथ, माने के साथ। मॉन्ट सेंट विक्टावरन को हम मैच करेंगे किसके साथ, ये हम मैच करेंगे पॉल सेजान के साथ। लक्स सेकंड को हम मैच करेंगे हेनरी माथिस के साथ। नेक्स्ट फिर से हमें मैचिंग करना है, फॉविज्म को हम मैच करेंगे किसके साथ, माथिस के साथ। ये पीछे भी आ चुका है। एक्सप्रेशनिज्म को हम मैच करेंगे किसके साथ, किर्खनर के साथ। दादाइज्म को हम मैच करेंगे किसके साथ, मतलब दादावाद को हम मैच करेंगे मनरे मैग्नीत के साथ। सर्योरिज्म को हम मैच करेंगे किसके साथ, रेने मैग्रीत के साथ। अच्छा ये मन रे था खाली, ये रेने मैग्नीत को सर्योरिज्म के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कलाकारों को उनके चित्रों के परिप्रेक्ष्य के साथ सुमेलित करना है। आंद्रे डेल मांतेनिया, तो आंद्रे डेल मांतेनिया को हम मैच करेंगे स्थिति जन्य लघुता के साथ। गुलाम शेख को हम करेंगे आकाशीय परिप्रेक्ष्य के लिए जाना जाता है इनको। पाउलो चेलो को जाना जाता है तिर्यक परिप्रेक्ष्य के रूप में। मसाचियो को जाना जाता है दृष्टि समतल परिप्रेक्ष्य के रूप में। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये ना आपको पूछी जाती हैं चीज़ें, कभी कभी भारतीय चित्रकला में भी आ जाती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
देखिए तिर्यक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, ये आपका जो होता है ये सबसे कम यथार्थवादी होता है और तिर्यक परिप्रेक्ष्य में केवल एक या दो पृष्ठ की ही सही आकृति को आकार दिया जा सकता है। और तीन प्रकार के तिर्यक परिप्रेक्ष्य होते हैं, कैबिनेट, कैविलेर और सामान्य। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्थिति जन्य लघुता क्या कहलाती है आपकी, तो चलिए इसको जान ले। देखिए ये होता है स्थिति जन्य लघुता, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो दर्शक की दृष्टि के विशेष कोण के कारण आकृति में जो लघुता का आभास होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति जन्य लघुता कहते हैं। ठीक है, जैसे चित्रों में गति, विशिष्ट मुद्राओं के अंकन में स्थिति जन्य लघुता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरा, आकाशीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है। देखिए जो है दृष्टि समतल परिप्रेक्ष्य ये तब मौजूद होता है जब हम एक बिंदु परिप्रेक्ष्य के, जब हम एक पिक्चर प्लेन और या फिर कार्टेशियन दृश्य के दो अक्षों के समानांतर होती है, तो ये तब होता है। और ये जो होता है आपका आकाशीय, ये ग्लोब वगैरह जैसे आप दिखा रहे हैं उसका अंकन कर रहे हैं, तो तब ये होता है आकाशीय परिप्रेक्ष्य। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जो है आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित को मैच करना। फिर से गुएर्निका को मैच करेंगे पिकासो के साथ, बुडन्स को मैच करेंगे, गुएर्निका को पिकासो के साथ मैच करेंगे और बुडन्स को हम मैच करेंगे सोमनाथ के साथ, ट्रिब्यूट के क्यों हम मैच करेंगे। देखिए इसमें भारतीय कलाकार भी आ रहे हैं, और भारतीय वो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने यूरोप में भी काम किया है यहाँ पर। और इसको हम मैच करेंगे अनुपम सूद के साथ, ली कैप्रिकोस को हम मैच करेंगे गोया के साथ। नेक्स्ट है अभिकथन। चे की बेटी एलेइडा ने व्यंग्यपूर्वक कहा है कि उसके क्रांतिकारी पिता उनके सुंदर महिलाओं के उरोजों पर अपना चेहरा देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि क्यूबा के फोटोग्राफर अल्बर्टी कोर्डा की आइकॉनिक फोटो चे गुएर्का पोस्टरों, टी शर्ट और लगभग सभी कल्पनाशील वस्तुओं पर बनाया गया। इसका प्रयोग फैशन तथा कथा के रूप में किया गया। अब हमें बताना है कि जो अभिकथन है इसका जो तर्क दिया गया वो सही है या गलत है। तो चलिए नीचे इन्होंने व्याख्या भी दे दी है इसकी। इसका देखिए जो कथन है वो ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पाल गोगा एक चित्रकार थे जिन्होंने छापाकारी भी की थी, तो उन्होंने वुडकट और एचिंग दोनों का ही काम किया है, प्रयोग किया है। चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है उनके जन्म के हिसाब से निम्नलिखित छापाकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे। आंसर आएगा डी, रेम्ब्रा, गोया, जेम्स एंसर, एडवर्ड होपर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट का निर्माण किया था। रेम्ब्रा, अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस गोया या अल्ग्रेको। किसने किया था, गोया ने किया था, फ्रांसिस्को गोया ने। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है। आरजी कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लैक या ब्रूस टी कर्टज। कौन है, ये है आरजी कलिंगवुड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है। ओनोर दोमिए, हेनरी रूसो, जैक डवी या गुस्ताव कुर्बे। कौन है, तो ये है आप लोगों के हेनरी रूसो। देखिए स्वच्छंदतावादी फ्रांसीसी चित्रकार हेनरी रूसो का जो जन्म है वो 1844 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु उनकी 1910 में हो गई थी और 66 वर्ष की एज थी इनकी। एक कार्निवल इवनिंग, बॉय ऑन द रॉक्स, द स्लीपिंग जिप्सी, द मिल आर्टिस्ट विद ए लैम्प, एक्सकॉटिक लैंडस्केप, ये सारी इनकी पेंटिंग्स रही हैं। निम्नलिखित को मैच करना है। विंसेंट वैन गॉग को हम मैच करेंगे किसके साथ, द आर्टिस्ट रूम इन अर्ले के साथ, सॉरी किसके साथ करेंगे, हाँ द आर्टिस्ट रूम इन अर्ले के साथ। पियर अगस्त रेनबा को हम मैच करेंगे डांस एट द मूले देला गैलेस्किया के साथ। क्लॉड मोने को हम मैच करेंगे इम्प्रेशन सनराइज के साथ। हेनरी माथिस को हम करेंगे द रेड स्टूडियो, पीछे भी आ चुके हैं सेम। निम्नलिखित को फिर से मैच करना है। फिर से क्वेश्चन आया एडगर देगा को हम मैच करेंगे गिटार के साथ। गिटार कहाँ है, ये है, नीचे है गिटार, आपको दिख जाएगा। पाब्लो पिकासो को हम मैच करेंगे किसके साथ, पाब्लो पिकासो को हम मैच करेंगे, देखिए सॉरी पाब्लो पिकासो को हम मैच करेंगे गिटार के साथ। और एडगर देगा को हम मैच करेंगे रियरिंग हॉर्स के साथ। और फिर आता है दोगतेलो को हम मैच करेंगे डेविड के साथ, डेविड यहाँ है। और इसके बाद हम मैच करेंगे दाउने हंसन को हम मैच करेंगे कपल विद शॉपिंग बैग्स। घनवादी चित्रकला में ज्यामितिक रूपाकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया गया है, क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज दिखाना चाहते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये
ये ऊपर वाला तो सही है लेकिन ये वाला गलत है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। फिर से रेम्ब्रा को हम मैच करेंगे किसके साथ, फ्रांसिस, ये एक डच छापाकार हैं। तुलुक लौत्रे को हम करेंगे किसके साथ, ये फ्रांसीसी छापाकार हैं। पाब्लो पिकासो को हम किसके साथ करेंगे, स्पेनिश, एक स्पेन के कलाकार हैं। अल्ब्रेक्ट ड्यूरेर को हम किसके साथ करेंगे, जर्मन छापाकार के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है फिर से कथन और अभिकथन पर आ गए हैं। मिल्टन ग्लेसर के प्रसिद्ध बॉब डिलन पोस्चर को साइक्रेडेलिक के रूप में वर्णित किया गया है। तर्क है क्योंकि ग्लेसर ने संगीत डायलन के आरंभिक घोड़े जैसे बालों को उलझे हुए इंद्रधनुष के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो देखिए क्या है इसका आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों का, ये दोनों ही सही है। ये देखिए दिया हुआ भी है, प्रसिद्ध बॉब डिलन पोस्चर को साइक्लेटिक के रूप में वर्णित किया गया है, कथन सही है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के किस टाइपफेस डिजाइनर द्वारा 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस सेरिफ टाइपफेस हेल्वेटिका को विकसित किया गया है, किंग वॉर्ड, मैंग्स मेडिसाइस, स्टीफन या फिर क्रिस्टोफर बुल। तो देखिए इसका आंसर होगा आप लोगों का मैंग्स मेडिकर। ठीक है, ये देखिए टाइफेस डिजाइनर मैक्स मेडिफर का जन्म 1910 को हुआ था और 1980 में स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस सेरिफ टाइफेस हेल्वेटिका को इन्होंने विकसित किया था। शिल्पकार गोजालेस निम्न में से किसके साथ कार्य करते थे, मातिस, मूर, हेनरी मूर, पिकासो या जियो कॉम्ती के साथ। किसके साथ करते थे, पिकासो के साथ इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार को लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए जाना जाता है, तुलुस लॉत्रे, पाब्लो पिकासो, पीटर पॉल रूबेंस या राजा रवि वर्मा। किसके लिए जाना जाता है, तुलुस लॉत्रे के लिए जाना जाता है, सॉरी तुलुस लॉत्रे को जाना जाता है। देखिए तुलुस लॉत्रे के बारे में दिया है, फ्रांसीसी चित्रकार, प्रिंट मेकर, ड्राफ्ट्समैन और इलस्ट्रेटर थे। लॉत्रे ने अपने द्वारा निर्मित विशिष्ट प्रकार के लिथोग्राफक पोस्टरों के लिए विख्यात हैं और ये उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित को मैच करना है। कार्टून को हम मैच करेंगे किसके साथ, मारिया मिरांडा के साथ। लोगो को हम मैच करेंगे किसके साथ, पॉल रेंड के साथ। बुक जैकेट डिजाइन को हम मैच करेंगे किसके साथ, विलियम एडिसन डिंकिंस के साथ। फिल्म पोस्टर्स को हम मैच करेंगे किसके साथ, साउल बस के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉल गोगा के कार्य में रूपकारों की अत्यंत सरलता और विषय वस्तु की सरलता तथा कथित आदिवासी जीवन से प्रभावित है क्योंकि वह आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के बनवाटीपन और विरोधाभास से उभरकर ताहितियों में आ बसा था। ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों को। चलिए इसका देख लेते हैं, कथन और अभिकथन। तो इसका जो आंसर है वह रहेगा कि ये दोनों ही सही है ताहितीवासी के बारे में। नेक्स्ट है, फिर से किसी भी आर्ट क्राफ्ट मीडिया में कार्य करना मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। कला मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों ही सही है क्योंकि देखिए कला के बारे में मैंने इतनी डीप व्याख्या की है, चैनल पर भी की है, मैंने अपने अलग वाले चैनल पर भी की है, आर्ट नॉलेज क्लब पर भी, कि कला मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है जिसमें फ्री होकर जो व्यक्ति है वो कार्य करता है। कलाकारों का सही क्रम का चयन करना है हमें, तो सही क्रम होगा एंग्रे, देला, क्रुवा, कुर्बे, माने। फिर से हमें एक सही क्रम में लगाना है, सही क्रम होगा आर्ट नूवो वाउस, ये पीछे आ चुका है कल, अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, कॉन्सेप्चुअल आर्ट। नेक्स्ट है, फिर से सही क्रम में हमें लगाना है, तो इसका आंसर होगा रेम्ब्रांड, टुलूस लॉत्रेक, पिकासो या पिकासो और हेंटर। नेक्स्ट है कोते रेखा चित्र टेक्निक है जिसका आविष्कार हुआ भारत, फ्रांस, श्रीलंका या पोलैंड। देखिए कोते एक रेखा चित्र टेक्निक है जिसका जो आविष्कार है वो फ्रांस में हुआ था और ये 1795 में निकोलस जैक्यूस कॉट ने की थी। इसका प्रयोग पेंटिंग बनाने में किया जाता है। कोंते ने ग्रेफाइट से बनी आधुनिक पेंसिल का भी आविष्कार किया था। निकोलस कोंते फ्रांस में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। ये आ जाता है ग्रेफाइट जो पेंसिल है इसका आ जाता है, तो इसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। द किस किसकी कृति है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जॉन वान आइक, पिकासो, गुस्ताव क्लिम्ट, पॉल गोगा। किसकी है, गुस्ताव क्लिम्ट की है। नेक्स्ट है बाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइन पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था।
क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म, आर्ट नोवो, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये था आर्ट नोवो का प्रभाव था। 1968 में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय कहाँ खोला गया था? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, बॉर्सा म्यूजियम पोलैंड, लेवर म्यूजियम पेरिस। कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था वर्सा म्यूजियम पोलैंड में। देखिए नीचे दिया भी है, 1968 में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय वर्सा म्यूजियम पोलैंड में खोला गया था। इस म्यूजियम में 1300 अधिक मूर्तियों का संग्रहण किया गया है। इसमें 500 से अधिक पोस्टर विश्व युद्ध के संरक्षित हैं जब विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हेनरी मूर में निम्न में से किससे प्रभावित थे? अफ्रीकी मूर्तियों, माया एज़टेक मूर्तियां, पुत्रसिया मूर्तियां, भारतीय मूर्तियां। तो हेनरी मूर का जो जन्म है वो 30 जुलाई 1890 को कास्टलफोर्ड में यूनाइटेड किंगडम में, और मृत्यु उनकी 31 अगस्त 1986 को मनहट्टम यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। हेनरी मूर जो थे वो मूर्तिकला, चित्रकला तथा पेंटिंग के अच्छे जानकार थे, और ये माया एज़टेक मूर्तियों से अधिक प्रभावित थे। इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां न्यूक्लियर एनर्जी ड्राफ्ट सेटेड मूर्ति आदि थी। निम्नलिखित में से किसने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन कर दिया था? रेनवा, पॉल गोगा, लोत्रे, गोया। किसने किया था? तो ये है आप लोगों का लोत्रे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को मैच करना है। एडवर्ड माने को हम मैच करेंगे किसके साथ? ओलंपिया के साथ। जीन ऑगस्ट डोमिनिक एंग्रे को हम मैच करेंगे किसके साथ? द स्प्रिंग के साथ। ठीक है। पॉल सेजान को हम मैच करेंगे किसके साथ? स्टिल लाइफ विद अनियंस के साथ। एडवर्ड मंच को हम मैच करेंगे किसके साथ? तो ये हम मैच करेंगे द स्क्रीन के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माने के चित्र ओलंपिया एंड पिकनिक निंदा का विषय नहीं है क्योंकि उसके प्रस्तुतिकरण की शैली पुनर्जागरण काल से चली आ रही है और कलात्मक परंपराओं को चुनौती देती है। तो क्या ये दोनों चीजें सही हैं? चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है आप लोगों की दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, पियत मोंद्रिया ने अपनी कला सृजन में मुख्य रूप से सरल रेखाओं और रंगों का प्रयोग किया है क्योंकि वह घनवादियों के द्वारा प्रस्तुत चित्रों की संरचना से अधिक प्रभावित था। इसका आंसर होगा ये दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पियत मोंद्रियो ने अपनी कला सृजन में मुख्य रूप से सरल रेखाओं और रंगों का प्रयोग किया है क्योंकि वह घनवादियों के द्वारा प्रस्तुत चित्रों की संरचना से अधिक प्रभावित था। ये देखिए ये क्या है, ये सही है और आर भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के 1921 में ग्राफिक डिजाइन शब्द के सृजन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जा सकता है? जॉन रस्किन, वॉल्टर ग्रोपिंग्स, विलियम मॉरिस, विलियम एडिसन डिंगिस। किसको दिया जा सकता है? विलियम एडिसन डिंगिस को दिया जा सकता है। ये अमेरिका में टाइप डिसीजर, कॉलीग्राफर, बुक डिजाइनर थे और अमेरिका में ही ग्राफिक डिजाइन शब्द के सृजन का श्रेय इनको दिया गया है। एंडी वारहोल किससे संबंधित है? ये आता है क्वेश्चन फॉबिज्म से, फ्यूचरिज्म से, पोप आर्ट से, रोमांटिसिज्म से। तो ये संबंधित है पोप आर्ट से, एंडी वारहोल संबंधित है। देखिए लंदन की समकालीन कला संस्था के वास्तुकार एलिसन और स्मिथसन, मूर्तिकार पाओलो लिप्सी और अन्य कलाकारों के सम्मेलन आरंभ हुए थे। यहीं से पोप कला का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेखकों के साथ उनके सिद्धांतों को मैच करना। टॉल्स्टॉय को हम मैच करेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कलिंगवुड को हम मैच करेंगे थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। क्रोचे को हम मैच करेंगे आपके थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशंस। हीगल को हम मैच करेंगे आपके थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है, हेनरी मूर ने स्मारकीय प्रतिमाओं का निर्माण को वरीयता दी। वह केवल यही चाहता था कि विपुल जन समुदाय उन्हें देखे। तो ये बात सही है कि गलत है? तो देखिए ये सही है लेकिन आर गलत है। ये वह नहीं चाहता था कि विपुल जन समुदाय उन्हें देखे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन पॉल गोगा ने वुड कट और इचिंग दोनों में काम किया है लेकिन पॉल गोगा चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी करते थे। तो ये जो तर्क वितर्क हैं ये आपके देखिए ए सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट है, रोंदा की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम में रखना है। तो इसमें रोंदा की कृतियों के अकॉर्डिंग पहला आएगा द एज ऑफ ब्रांच, द गेट्स हिल, द बर्गस ऑफ केले, मोनूमेंट्स टू बाल्जाक। ये ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार हमें रखना है इसमें भी। तो इसमें सी सही होगा, जे लुइस डेविड पहले आएगा, फिर बेन गॉग, फिर पॉल क्ली और डेविड हॉकनी आएगा लास्ट में।
इनके कालक्रम के अनुसार देखिए इसमें सब दिया गया है, तो यही आएंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विलियम जोन्स, रोसेटी, विलियम ब्लैक, विलियम मॉरिस। किसने किया था? ये विलियम मॉरिस ने किया था। निम्नलिखित को मैच करना है। हेनरी मूर को हम फैमिली के साथ मैच करेंगे। एरिस्टाइड मेलोल को हम मैच करेंगे वीनस के साथ। अल्बर्टो जियोकोमेती को हम मैच करेंगे आप लोगों के द फॉरेस्ट के साथ। और अलेक्जेंडर कार्ल्डर को हम मैच करेंगे स्टेबाइल के साथ। नेक्स्ट है अभिकथन। क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है। किन कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है? क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया है। तो कथन को देखेंगे हम। देखिए ये कथन आपका अगर देखा जाए तो इसमें जो सही होगा वो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्मारकों के कालक्रम के सही क्रम का चयन करना है। तो ये है आप लोगों के, सबसे पहला आएगा हेगिया सोफिया रेम्स, उसके बाद कैथेड्रल, मेडिसी पैलेस आएगा, फिर सेंट पीटर वसीलिका आएगा। नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार पश्चिमी चित्रकारों के सही क्रम का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा गुस्ताव कुर्बे, हेनरी मैथिस, पॉल क्ली, सल्वाडोर डाली आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सही कालक्रम। देखिए सही कालक्रम को मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इनके जो आपको समय किस सन याद करने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखना है, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है, हाँ इसमें देखेंगे इसका आंसर होगा मांटेग्ना, ड्यूरर, गोया, डोमियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये माना जाता है आप लोगों का रोजर फ्रे से। इसमें ऑप्शन दिए जॉर्ज कलिंगवुड, रॉजर फ्रे, प्लेखानवो, सुजान लैंगर। तो आंसर होगा रोजर फ्रे। देखिए इसका समझ लीजिएगा। रूपवाद के प्रवर्तक रोजर इलियट फ्राई, इनका जन्म 1866 को हुआ था, मृत्यु 1934। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार और कला समीक्षक रही हैं। इन्होंने देखिए कला के ऊपर निम्नलिखित पुस्तकें लिखी हैं। कुछ पुस्तक हैं इनकी, वो मैं बता देती हूँ। आर्ट एंड कॉमर्स, द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिसिस, आर्ट्स ऑफ द पेंटिंग एंड स्कल्पचर, विजन एंड डिजाइन, रिफ्लेक्शंस ऑन ब्रिटिश पेंटिंग। ये सब पेंटिंग्स किसकी है? रोजर फ्रे की है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध प्रत्यावादी कलाकार हैं फ्रेंजी क्लाइन, जोसेफ बाइन, रॉयल लिस्टेटाइन या पॉल क्ली। कौन है? तो ये है आपके जोसेफ वाइस। नेक्स्ट है इंग्लैंड के जल चित्रण शैली के जनक प्राय किसे कहा जाता है? पॉल बेल, विलियम ब्लैक या जॉन कॉन्स्टेबल या फिर पॉल सैंडबॉय। किसको कहा जाता है? पॉल सैंडबॉय को कहा जाता है। देखिए पॉल सैंडबॉय जल चित्रण शैली का जनक माने जाते हैं और इन म्यूजिक बाय मूनलाइट, टू गर्ल्स, ये सब इनके ही चित्र हैं, प्रसिद्ध कृतियां हैं। नेक्स्ट है इनको मैचिंग बनाना है। देखिए जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लैंड से और सल्वाडोर डाली स्पेन, क्लाउड मोने कहाँ? फ्रांस, और जैक्सन पोलाक यूएसए से हैं। इनको स्थानों के साथ व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। एंडी वरहोल, ये देखिए पीछे आ चुका है सेम क्वेश्चन। एंडी वरहोल स्क्रीन पेंटिंग से जुड़े हैं। होकुसाई ये जुड़े हैं आपके वुडकट से। फ्रांसिस्को गोया का जो माध्यम है वो जुड़े हुए हैं ये एक्वाटिंट से। और ताउस्लास-लौत्रेक जुड़े हैं लिथोग्राफी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। अल्ब्रेcht ड्यूरर को हम मैच करेंगे। इनका जो चित्र है नाइट, डेथ एंड द डेबल। और फ्रांसिस्को गोया का चित्र है डिसास्टर ऑफ ए बार। रेम्ब्रा का जो चित्र है वह है थ्री क्रॉसेस। ताउस-लौत्रे का चित्र है मोलिल राउस। नेक्स्ट प्रश्न है रेम्ब्रा। रेम्ब्रा देखिए, रेम्ब्रा को हम करेंगे ये रेम्ब्रा क्योंकि एक डच चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ताउलूस-लौत्रे जो प्रसिद्ध अभी पीछे आया था ये फ्रांस के चित्रकार हैं। पाब्लो पिकासो स्पेन के और अल्बर्ट ड्यूरर डच चित्रकार हैं। सॉरी, अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए हैं कथन कुछ इसमें, और एक अभिकथन को ए और बी कहा गया है, तो एक कथन को पढ़ना है हमें। देखिए पढ़ लेते हैं, सही और गलत इसमें चूज करना रहेगा। तो प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है। तर्क है कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं ही दैवीय प्रतिमान पर आधारित होती है। तो ये दोनों कथन हमें बताने सही हैं कि गलत हैं। तो देखिए ए सही है लेकिन आर भी सही होगा साथ साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें दिया भी गया है, जबकि दिया गया तर्क कला की प्रकृति से प्रेरित होता है जो स्वयं ही दैवीयमान पर आधारित होता है, सही है। नीचे दिए गए हैं कुछ कथन, फिर इसमें भी यही है। फ्रांसिस ब्रेकन पिकासो से प्रभावित स्वयं एक पठित चित्रकार थे और 1944 के पूर्व के उनके निरंतर कार्य को विकृत और क्षीण रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए ये ए सही है लेकिन ये वाला सही नहीं है, आर इसका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम में रखना है और इसका कालक्रम होगा बैटल ऑफ द सेंटोर्स, उसके बाद पेटा इन्होंने बनाई थी, फिर डेविड,
फिर दी रोंडिनी एंड पिएटा इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट है चित्रकला के सही कालक्रम का हमें चयन करना है, तो इसका होगा स्टोन ब्रेकर, वाटर लिलीज, डिमाइल्सेस, डी एवाइनन या एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता है? होई, एथेना तोई, हमीस एंड नाइक, पेसिडोन एंड अथीना, कुरोस और कोरे। क्या कहा जाता है इसको कुरोस और कोरे कहा जाता है। नेक्स्ट है द न्यू प्लास्टिसिज्म के लिए कौन जाना जाता है? सियोरा, राफेल, ब्रिग्रेड या पिएट मोंद्रियन। तो ये जाने जाते हैं पिएट मोंद्रियन। नेक्स्ट है पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया था? दी ओल्ड गिटारिस्ट, मेडोलिन एंड गिटार, गुएर्निका या ब्लू न्यूड। तो किसको किया था? ये थे आपके मेडोलिन एंड गिटार को। देखिए पाब्लो पिकासो का जो जन्म है वो 1891 में स्पेन में हुआ था। स्पेनिश कलाकार इनको कहते भी हैं। इनकी जो प्रारंभिक कला शिक्षा बार्सिलोना में हुई थी और इनके द्वारा कुछ चित्र हैं जैसे गुएर्निका, अवेन्यू की स्त्रियां हैं, ये इनका आता भी है, पिछली बार भी आया था अवेन्यू की स्त्रियां। इनका कोलाज माध्यम में बनाए गए चित्र हैं जिसमें वायलिन, गिटार आदि चित्र हैं। नेक्स्ट है देखिए मैच करना है, पाब्लो पिकासो को हम मैच करेंगे ग्लास ऑफ एब्सिंथ। हेनरी मूर को हम मैच करेंगे फॉलिंग वॉरियर के साथ, और ये है बारबरा को हम मैच करेंगे आप लोगों का हॉर्स राइडर के साथ। मरीनो को हम मैच करेंगे जो बार मैप बर्थ है इसको हम मैच करेंगे आप लोगों का बेब के साथ, और मरीनो को हम मैच करेंगे हॉर्स राइडर के साथ। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है जो जिसमें कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं जिसमें कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें करेंगे, देखिए ये क्या है, जैक्सन पोलाक। और देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो आंसर इसमें दिए हुए हैं निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कला आंदोलन से जुड़े। तो इसमें वैसे तो देखिए उस टाइम यूजीसी ने 2015 की बात है और ये सारे ऑप्शन गलत साबित होने पर इसको बाहर कर दिया था, लेकिन ये दिया गया है तो इसमें ऑप्शंस फिर चेंज आएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है किन वर्षों में अमूर्त अभिव्यंजनावाद, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो मूलतः अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली का एक भेद है जो अमेरिका में विकसित हुआ है, और ये कब विकसित हुआ था तो समय दिया गया नीचे 1910 से 1920 के दशक में, 1920 से 30 में, या 1940 से 1950 में, 1960 से 1970 में। कब? तो ये हुआ था आप लोगों का 1940 से 1950 के दशक में। किस चित्र का नाम ओलंपिया है? एडमंड मनेट, पॉल गॉगिन, पॉल सेजा, फ्रांसिस बेकन। किसका नाम है? एडमंड मनेट का नाम है ओलंपिया। एडमंड मनेट देखिए यथार्थवादी और प्रभाववाद के बीच की कड़ी थी मनेट, और तरण पर भोजन, ओलंपिया, अच्छी बियर और नाव की सफारी इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र थे। चलिए इसको मैच कर लेते हैं। रेप ऑफ सेवाइन वुमन ये आपका आएगा बोलरंग। गेट ऑफ पैराडाइज आपका आएगा लोरेंजो गिवर्टी ने बनाया हुआ, पीछे कई बार आ चुका है। एक्सटेसी ऑफ टेरेसा बर्निनी की है। तक्किस रोदिन की है, पीछे भी आ चुका है। नेक्स्ट है प्रभाववादी चित्रकार भावनात्मक तथा बौद्धिक वस्तुओं के पीछे नहीं रहते क्योंकि वे इस तथ्य के प्रति ईमानदार थे। रंग, पेंट, पर्यावरण में प्रकाश के कारण वास्तविकता बदलता रहता है। आंसर आएगा इसका ए और आर दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट है वैन गॉग चित्रित सतह पर मोटे पेंट द्वारा ही भारी बनावट का सृजन करता था क्योंकि वो ग्लेस का इस्तेमाल किया करता था। तो इसमें कथन देखिएगा ए सही है लेकिन ये आर सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए विंसेंट वैन गॉग के बारे में मैं थोड़ा सा इसमें डिफाइन करना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए क्या है, इनके चित्र विशद रंगों और संवेदनाओं से भरे होते थे। जीवन भर इन्हें कोई सम्मान तो नहीं मिला और ये लड़ते रहे, और एक समय क्या हुआ इन्होंने अपना कान तक काट दिया था और 37 वर्ष की आयु में इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपना कान काट कर प्रेमिका को भेंट कर दिया था इन्होंने, और मृत्यु उपरांत इनकी ख्याति बढ़ जाती है और महानतम चित्रकारों में ये शामिल हो जाते हैं। चलिए सही कालक्रम का चयन करते हैं। इनका डी आएगा पीटर पॉल रूबेंस, जॉन बर्मीर, जॉन कॉन्स्टेबल और सल्वाडोर डाली। वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित कर दिया गया था? यह है नाम जून पाइक,
आत्सुको तनाका, योको ओनी या इमासु नोगिचो? कौन है ये? आपके जून पाइक। कौन है? नाम जून पाइक हैं ये। नेक्स्ट है, किसने द राफ्ट ऑफ मेदुसा का चित्रण किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजीसी के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए। थियोडोर जेरिकॉल्ट, पिएट मोंद्रिया, वसीली कैंडिस्की या गुस्ताव कुर्बे? तो थियोडोर जेरिकॉल्ट ने द राफ्ट ऑफ मेदुसा का मतलब मेदुसा का बेड़ा चित्रित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मॉनेट की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया है? पॉल गोगा, हेनरी मातिस, आंद्रे, ऑस्कर कोकोस्का? किसने किया है? तो ये किया आपका हेनरी मातिस ने किया है। नेक्स्ट है दृष्टांत। दृष्टांत देखिएगा किससे मैच होगा? मिकी पटेल। किससे? थर्ड मिकी पटेल। प्रतीक को मैच किया जाएगा यशवंत चौधरी से। डिजाइन को मैच किया जाएगा पिएट मांद्रिया से। पोस्टर को मैच किया जाएगा तुलुक लोथरिक से। नेक्स्ट है, विंसेंट वैन गोग स्टारी नाइट्स के संग्रहालय में रखा गया? विंसेंट वैन गोग का चित्र आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क, विक्टोरियन अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या लूव्र पेरिस संग्रहालय? कहाँ पर रखा गया है? तो ये आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। अभिविन्यावाद आंदोलन यूरोप के किस देश में उभरकर सामने आया? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस? किस में आया था? तो ये आया था आप लोगों का जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को मैच करना है। दादा को हम मैच करेंगे हॉबी हॉर्स के साथ। फाव को हम मैच करेंगे वाइल्ड बीस्ट के साथ। फ्यूचरिज्म को हम मैच करेंगे फिगर इन मोशंस के साथ। सरलिज्म को हम मैच करेंगे प्योर साइटिक ऑटोमेटिज्म के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को मैच करना है। द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद को हम मैच करेंगे फ्रेडरिक हीगल के साथ। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत को हम मैच करेंगे बेनेडिक्ट क्रोचे के साथ। संप्रेषणीयता का सिद्धांत को हम मैच करेंगे लियो टॉल्स्टॉय के साथ। अनुकरण के सिद्धांत को हम मैच करेंगे अरस्तु के साथ। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट में चल रहे हैं। पिकासो को घनवाद की वरीयता दी और विकसित किया पिकासो ने, क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोणीय सरल आकार अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो ये कथन सही है कि गलत है? चलिए देखते हैं। तो देखिए ये दोनों ही सही है। पिकासो की घनवाद को वरीयता और विकसित किया गया, वरीयता दी गई और विकसित किया गया, और क्योंकि पिकासो का विश्वास था ऐसा कि कोणीय सरल आकार अधिक शक्तिशाली होते हैं, आकारों को ध्यान में रखकर इन्होंने इस बात में चित्रण कार्य किया हुआ है। इनका जो प्रथम चित्र है वो है आवन्यू की स्त्रियां, घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने 9 रस की खोज की थी, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की थी कि मस्तिष्क के समय में अपने आप को भावनाओं से तनाव मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। तो ये क्या है आप लोगों का, ए और आर दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट के जो आप लोगों की ये वाला इस चैप्टर से ये लास्ट सीरीज होगी और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए